Hello students, this is the second video of the chapter Government Budget. इसकी पिछले क्लास में हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स तक की पढ़ाई कर दी थी एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कैपिटल रिसीप्ट्स। जैसे कि हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स में देखा था कि वो किसी भी तरीके की लायबिलिटी ना तो क्रिएट करती थी गवर्नमेंट के लिए, ना ही वो एसेट्स में किसी तरीके का रिडक्शन करती थी। यहीं पे इसका उल्टा रहता है कैपिटल रिसिप्ट्स, जहाँ पे these receipts create a liability for the government। अगर इसको लिया जाता है तो गवर्नमेंट को इन्हें रिटर्न करना पड़ता है, तो ये एक लायबिलिटी होती है। एंड सेकेंड ऑप्शन पॉइंट इज द रिसीप्ट्स कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट को इनको पे करने के लिए अपने एसेट्स को बेचना पड़ता है। जैसे एयर इंडिया के अगर उसने अपने कुछ शेयर्स को सेल आउट किया तो इस तरीके से ये एसेट्स को रिड्यूस करता है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स के। In short, हम कह सकते हैं capital receipts are those money receipts of the government which either create a liability for the government or cause a reduction in its asset. Okay? अब इसके बाद एक बार हम capital receipts के बारे में देख लेते हैं कि इसमें basically कौन-कौन सी चीजें आती है। So basically it covers three options, that is recovery of loans, borrowing and other liabilities and other receipts. जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन ऑफर करता है और जब वो लोन वापस मिलता है, उनको रिकवर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कैपिटल रिसीप्ट्स होती है। सेकेंड वन, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अगर गवर्नमेंट को कहीं से एसेट्स क्रिएट करने के लिए लायबिलिटी लेनी पड़ती है, बोरोइंग करनी पड़ती है, तो दीज बोरोइंग्स आर आल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। इसमें बोरोइंग्स एक तो वो जनरल गवर्नमेंट पब्लिक से ले सकती है, जनरल पब्लिक आर कॉल्ड मार्केट बोरोइंग, इसको ही मार्केट बोरोइंग कहा जाता है। दूसरा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकती है, और तीसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे IMF या वर्ल्ड बैंक से वो लोन ले सकती है। इसके अलावा कुछ अदर रिसीप्ट्स होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक टर्म है जिसका मतलब होता है इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। जब वो अपने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का कुछ शेयर या पार्ट या पूरा का पूरा ही उसे प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, तो अपने एसेट में कमी करके वो रिसीप्ट्स को पाती है। आफ्टर दैट देयर इज difference between revenue receipts and capital receipts are given. It's already discussed, so I'm not discussing it. इसके बाद जो बजट का हमारा सेकंड पार्ट आता है, एक्सपेंडिचर का पार्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसा कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीट्स थी, ठीक उसी तरीके से एक्सपेंडिचर के भी दो ही पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम यहाँ पे भी वही चीजें, दो पॉइंट्स आते हैं। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक पॉइंट इसका रहता है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। जब भी इसको खर्च किया जाता है तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है। और दूसरा, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन दे रही है, सैलरीज दे रही है, तो ये किसी तरीके का गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट नहीं करता है। सिमिलरली ये कोई गवर्नमेंट के लायबिलिटीज को भी कम नहीं करेगा। जैसे expenditure by ways of grant to the state government to cope with natural calamities। किसी प्रॉब्लम के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है, उधार देती है, तो इससे उसकी जो लायबिलिटी, जो कर्जा लिया होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें कोई कमी नहीं आती है। So in short, we can say that revenue expenditure refers to estimated expenditure of the government in a fiscal year which does not create assets or cause a reduction in liabilities। ना तो liabilities कम होगी और ना ही कोई assets create होगा इससे। इसमें बेसिकली ये तीन चार चीजें इंक्लूड होती है, जैसे वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी सैलरी पे करने के लिए, इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया होगा तो उसका पेमेंट करने के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, गवर्नमेंट बहुत सी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उसको कवर करने के लिए, एंड डिफेंस परचेसेस, डिफेंस के लिए जो भी परचेसेस किए जाते हैं वो सारी चीजें इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होती है। So as a matter of convention, all grants given by the center to the state government and the government of union territories are treated as revenue expenditure, even when some grants may result in creation of assets। यहाँ पे कुछ ग्रांट अगर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो उसको
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट किया जाएगा, भले ही स्टेट गवर्नमेंट उससे कुछ एसेट का क्रिएशन करे, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो कोई एसेट तैयार होता है गवर्नमेंट के पास, जैसे इक्विटी ऑफ शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स परचेस किए तो उसके लिए। दूसरा है, इट कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करती है अपने लोन्स को पे करने के लिए। So it reduces liability of the government. Accordingly, this is to be treated as capital expenditure. तो इसको भी हम शॉर्ट में कह सकते हैं that capital expenditure refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which creates assets or causes a reduction in liability. तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है in Indian government budget about capital expenditure. First, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। गवर्नमेंट जितना भी लैंड या बिल्डिंग्स बनाने में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती है वो सारी चीजें। लैंड इसलिए क्योंकि उससे प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितनी भी मशीनरी प्लांट की जाती है ये सारी चीजें। परचेज ऑफ शेयर्स। गवर्नमेंट बहुत से मल्टीनेशनल या प्राइवेट सेक्टर में कई बार शेयर्स खरीदती है तो उसका परचेज के ऊपर भी अगर करती है तो वो उसका एसेट क्रिएट करता है। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट इज लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन। कई बार जो लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट कॉर्पोरेशन को, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेंगे अगर उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये तो हमने देख लिया एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा जो हम कह सकते हैं दैट इज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बहुत ही इजी है, जिस एक्सपेंडिचर को करने के लिए प्लान किया जाता है वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा और जो अनप्लान्ड रहता है दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे स्पेसिफाइड प्लान्स और प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि पहले से प्लान किए गए हैं। असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, it includes both revenue expenditure like assistance to the state and the capital expenditure like expenditure on the construction of roads, bridges and hospitals जो specifically assets create करने के लिए ही state government को provide किए गए, ये plan करके जो provide किए गए that is it plan expenditure। non plan expenditure broadly इसको हम लेते हैं सारे expenditures other than plan expenditure is classified as non plan expenditure। जैसे कि इसमें आ जाएंगे रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो जरूरी रहता है दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। ये सारी चीजें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो बजट एक्सपेंडिचर होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को जोड़ के भी निकाला जा सकता है। लेकिन जब से प्लानिंग कमीशन का एबोलिशन हुआ है उसके बाद से अब जब नीति आयोग आ गया है तो गवर्नमेंट इज आल्सो कंसिडरिंग टू अबॉलिश द क्लासिफिकेशन ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर एज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। उसके बाद से प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी अबॉलिश किया जाने वाला है, मतलब हटाया जाने वाला है। तो एक बार हम यहाँ पे स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट जो है वो एक बार देख लेते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। इसमें बजट रिसीट्स के 2 पार्ट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू के 2 पार्ट्स है, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के 3 पार्ट्स है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसीट्स जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट आता है। सेम इसी की तरह बजट एक्सपेंडिचर 2 हिस्से में डिवाइडेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है वेज बिल, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, डिफेंस परचेसेस एक्सेट्रा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी इक्विपमेंट्स, परचेज ऑफ शेयर्स, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इसके साथ ही
बजट एक्सपेंडिचर को हम दो हिस्सों में और डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. ओके, after that comes the next topic, that is budget deficit. बजट डेफिसिट, इसके हम बेसिकली तीन पार्ट्स पढ़ेंगे इसके, जो इसके टाइप्स है. पहले तो आप मीनिंग समझ लीजिए, व्हाट इज बजट डेफिसिट. So budget deficit, which is also called government deficit, refers to a situation when budget expenditure of the government are greater than the budget receipts. मतलब यहाँ पे हमेशा जो इनकम होगी वो कम होगी और जो एक्सपेंडिचर होने वाला है वो ज्यादा होगा. मतलब जिसे हम बिल्कुल हिंदी में चलती भाषा में कहते हैं घाटे का बजट. तो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा जो पूरा खर्चा हो रहा है, जहाँ पे हमारा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ के टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा अबव द टोटल रिसीट्स. हमारे पास जो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स जितनी आई है उससे ज्यादा हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं. तो हम बजट डेफिसिट का एक फॉर्मूला देख लेते हैं. बजट डेफिसिट इज इक्वल टू total expenditure, which includes revenue expenditure plus capital expenditure minus total receipts, that is revenue receipts plus capital receipts. यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला टोटल एक्सपेंडिचर का जो कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके बना, और दूसरा मिला रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को ऐड करके टोटल रिसीट्स को. तो इस टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रिसीट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बजट डिफिसिट आ जाता है. तो बजट डिफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा पूरा एक्सपेंडिचर है, माइनस बजट रिसीट्स. जब हमारा बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसीट से, उस कंडीशन में हम कहाँ पे होंगे, हम बजट डिफिसिट की कंडीशन में होंगे. अब इसके टाइप्स देख लीजिए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स. अब इनको मेजर करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, वो भी इसके साथ साथ ही में दिए हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ. So first one is revenue receipts. Revenue deficit. Revenue deficit is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. मतलब जितना भी revenue expenditure कर रही है गवर्नमेंट वो ज्यादा रहेगी जितनी रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास गवर्नमेंट के पास आई है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स की. तो इसका फॉर्मूला सेम वही है, RE minus RR is equal to RD. Here RE is revenue expenditure, RR revenue receipts and RD is equal to revenue deficit. जिस कंडीशन में एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, हमेशा याद रखिएगा जो भी डेफिसिट का फॉर्मूला रहेगा वहां पे एक्सपेंडिचर हमेशा रिसीट से ज्यादा रहेगा. तो जो रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा रहेगा. ओके, अब ये इम्प्लाई किस टाइम पे होता है, क्यों होता है? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट द गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री. दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अगर उसका खर्चा ज्यादा है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में कटल करने की जरूरत पड़ती है, जिससे सोशल वेलफेयर पे बुरा असर पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग. गवर्नमेंट को इस घाटे को पूरा करने के लिए कई बार फंड्स क्रिएट करके रेज करके बोरोइंग करनी ही पड़ती है. जैसे कि अभी कोविड-19 के लिए भी गवर्नमेंट क्या फंड्स क्रिएट कर रही है. सो दीज रेज लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोअर्स इट्स क्रेडिट वर्दीनेस. अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरोइंग लेगी तो इससे उसके ऊपर भरोसा लोगों का कम होता है. थर्ड पॉइंट इज द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड बाय डिसइन्वेस्टमेंट. इसको कंपेल करने के लिए गवर्नमेंट कई बार पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस की ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर्स को सेल आउट करके डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके से भी फंड क्रिएट करती है. तो 3 वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट. एक होता है बोरोइंग, दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट और तीसरा हो जाता है कट्स इन एक्सपेंडिचर, जहाँ पे वो सब्सिडीज में कमी करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट वो सेल करेगी ओनरशिप को, और बोरोइंग जब वो जनरल पब्लिक, RBI या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उधार लेगी. After that, second one, which is the most important topic, fiscal deficit. It is the excess of total expenditure over total receipts other than borrowings. Borrowing के अलावा जो total receipts है वो जिस condition में क्या हो जाती है, कम हो जाती है total expenditures. Okay, यहाँ पे same formula जो हमने इससे पहले revenue deficit में देखा था वही formula है, लेकिन इसमें
चीज ऐड हो जाती है, दैट इज अदर देन बोरोइंग्स। तो FD इज इक्वल टू BE माइनस BR अदर देन बोरोइंग्स व्हेन BE इज इक्वल टू BR। यहाँ पे भी बजट जो एक्सपेंडिचर है वो किससे ज्यादा होगा, बजट रिसीट से। सो फिस्कल डेफिसिट is the estimation of total borrowings by the government. It is often called gross fiscal deficit, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी उधार जो गवर्नमेंट ने उसको पूरा करने के लिए लिया होता है, उस घाटे को उसको ऐड नहीं करते, इसीलिए इसको ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है। तो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं बोरोइंग फ्रॉम RBI प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट बोरोइंग एट होम, मतलब गवर्नमेंट के अलावा अगर जनरल पब्लिक से भी ग्रांट लिया है या कुछ लोन लिया है गवर्नमेंट ने, फंड्स रेज किए हैं, तो वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। We can say that gross fiscal deficit shows estimated borrowing by the government, जो भी गवर्नमेंट का टोटल बोरोइंग है, उधार लिया हुआ है, उसको शो करता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट by the government to cope with its expenditure during the year. Often it is expressed as a percentage of GDP. इसको शो किया जाता है GDP के परसेंटेज के, GDP का इतना परसेंटेज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, GFD। ओके, नाउ ये इसके इम्प्लीकेशंस देख लेंगे। फर्स्ट, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। जितना ज्यादा ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट होगा, बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसकी वजह से एक बहुत जो प्रॉब्लम आती है दैट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। हम एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में फंस जाते हैं, एक चक्र की तरह ये चलता रहता है, दैट इज अ परसिस्टेंस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। क्योंकि इकोनॉमी में मनी ज्यादा है और प्रोडक्शन, चीजों का प्रोडक्शन कम है, इसकी वजह से प्राइस लेवल है वो बढ़ते जा रहा है एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, विच लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसको ओवरकम करने के लिए RBI से लोन लिया जाता है, इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ती है और फिर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलने लगता है। इसके साथ ही ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि पहले ही बताया कि ग्रेटर बोरोइंग्स लेनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो नेशनल डेब्ट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर उधार जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इट हिंडर्स GDP ग्रोथ, जिसकी वजह से GDP ग्रोथ में कमी आती है और हमारा जो नेशनल इनकम है वो भी कम होने लगता है, क्योंकि हमें बहुत सा पैसा जो हमारे प्रोडक्शन से हो रहा है उसको हमें पुराने उधार को चुकता करने के लिए खर्च करना पड़ता है। इसके बाद है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो GDP ग्रोथ। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट्स की वजह से एक सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हमारी GDP ग्रोथ कम हो जाती है, जितना होना चाहिए उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं होता, और इसकी वजह से हाई फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन हो जाती है, और इसकी वजह से ही हमारा लो GDP ग्रोथ है। GDP ग्रोथ कम है, इसलिए हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारे पास GDP का ग्रोथ जो है वो कम है। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, एक सर्कल की तरह ये चलते रहता है। नेक्स्ट वन इज क्राउडिंग आउट। हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिसका मतलब है इस सिचुएशन में हाई बोरोइंग्स की वजह से गवर्नमेंट हाई फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन में आ जाती है, which reduces the availability of funds in the money market, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी हो जाती है प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देने के लिए, और इस टाइम पे इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट, इरोशन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट के ऊपर जो क्रेडिबिलिटी है कि गवर्नमेंट क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है या गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कोप अप कर सकती है, वो कम होने लगता है इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो government in the domestic as well as international money market credit rating of the government ये कम हो जाती है। owing to lower credit rating, global investors start withdrawing their investment from the domestic economy, और इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए हुए रहते हैं वो भी धीरे यहाँ से विड्रॉ करने लगते हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी खोने लगती है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि फिस्कल डेफिसिट हाई हो। वो कभी भी डेफिसिट की अगर कंडीशन आती है फिस्कल डेफिसिट की, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये कब तक मैनेजेबल है, अबाउट 3% ऑफ GDP। GDP जितना है किसी कंट्री का उससे 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 3% से ज्यादा हो गया तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दैट, और इसको अगर ये इससे ज्यादा हो गया तब इसको
ओवरकम करने के लिए सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जब फॉरेन से हमें बहुत सारा पैसा लाके क्या करना पड़ेगा, उस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, जो हमने 1991 के टाइम पे इंडिया में हुआ था, जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, थर्ड टाइप। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अभी हमने लिखा था अदर देन बोरोइंग्स को हमने अलग रखा था, यहाँ पे हम प्राइमरी डेफिसिट निकालेंगे, जहाँ पे हम फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा, उसमें से जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। बेसिकली आप तीनों टाइप्स के साथ ही देखोगे, ये जो फॉर्मूलाज दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको आगे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि मैंने बताया अदर देन बोरोइंग जो हमने फॉर्मूला में देखा था। Inclusive of interest payments on the past loan, primary deficit shows borrowing requirement of the government includes exclusive of interest payments. जितना भी interest payments है उसको यहाँ पे लिया जाता है। In other words हम कह सकते हैं primary deficits indicates government borrowing on account of current year expenditure and current year receipts of the government. Government की particular उसी year में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है और जितनी रिसीट्स आई है उसको हम शो करते हैं, और जो इंटरेस्ट पेमेंट मतलब पास्ट लोन, पुराने लोन के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं उसको हम अगर हटा देते हैं तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। मतलब फिस्कल डेफिसिट से हम जो पुराने लोन्स का इंटरेस्ट चुका रहे हैं उसको अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। अब इसके इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। Implications of primary deficits are similar to those of fiscal deficit. The only difference is that primary deficit does not carry the load of interest payments on account of the past loan. Same चीज है fiscal deficit की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ हम past loan का जो interest payment होता है उसको हम add नहीं करते हैं। तो इसमें जो borrowings होती है ये सिर्फ current year expenditure और current year revenue को show करती है। क्योंकि हम पूरी deficit की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखो expenditure greater than revenue. Here the difference of all three deficit budgets are given. You can go through with it. After that, one example of government budget of India is also given. Here few numericals are given. Here you can find out revenue deficit by revenue expenditure minus revenue receipts, fiscal deficit, that is total expenditure minus revenue receipts plus recoveries of loan and other receipts. Okay, recoveries of loans is also a receipt, revenue receipts, capital receipts. Okay, after that fiscal deficit is also given, borrowing and other liabilities. So here you can go through with the same example and you can find out that how you can solve the numericals with the same simple formulas. Here you have to do only addition and subtraction, nothing more than that. After that, one important topic is left, that is balanced and unbalanced budget. Here first we are dealing with balanced budget. So a balanced budget is that budget in which government receipts are equal to government expenditure. Balance का मतलब ये जहाँ पे equality आ जाएगी, तो गवर्नमेंट रिसीट्स जो होंगी वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होंगी। लेकिन ये कंडीशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा इकोनॉमी में तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, इकोनॉमी में लेन देन जो होता है वही नहीं हो पाएगा। तो इसके मेरिट्स है, गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना रिसीट्स हो रहा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इसलिए कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट इज अ बैलेंस बजट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी शो करता है हमेशा इक्विलिब्रियम। सो इट सिग्नल्स फिस्कल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में फिस्कल डिसिप्लिन है मतलब कोई घाटा नहीं है, इस चीज को ये शो करता है। लेकिन एक 1930s में, हिस्ट्री में 1930s में एक जनरल डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से ये बैलेंस बजट का जो प्रॉब्लम इशू था वो इसकी वजह से बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे बैलेंस बजट को मेंटेन करने की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी में मंदी आ गई थी, दैट इज डिफ्लेशन की कंडीशन आ गई थी। इट वाज देन दैट द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बैलेंस बजट आर हाईलाइटेड, और इसकी जो कमियां आई थी वो ये हमें पता चला था, दैट इज
बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे पास जितना रिसीट्स है उतना ही हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो मोस्टली ये यूरोपियन कंट्रीज में 1930s के टाइम पे हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया कॉलोनियल रूल पे था, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पहले से ही। तो बैलेंस बजट इज नॉट conducive to growth in less developed countries. Kickstart of growth in these economies depend on a big push investment expenditure by the government. This often leads to deficit budget. और इसकी वजह से जब गवर्नमेंट को इस कंडीशन से किसी भी इकोनॉमी को निकालना है, किसी कंट्री को, तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो इस कंडीशन से निकाल सके, जैसे कि हमारी कंट्री में अभी गवर्नमेंट कर रही है ताकि हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली रन कर सके। Okay. Now after that next thing comes, that is unbalanced budget. यहाँ पे unbalanced budget में हम दो तरीके के बजट देखेंगे, एक रहेगा सरप्लस बजट, एक रहेगा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के बारे में हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि डेफिसिट बजट हमने अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में देखा था। तो डेफिसिट बजट में जो हमारा एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादा रहेगा रादर देन एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट की रिसीट्स रहेंगी, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसीट्स कम। तो इसके जो मेरिट्स है वो ये है कि फेमस इकोनॉमिस्ट कीन्स ने इसके कुछ मेरिट्स बताए थे। दैट इज डेफिसिट बजट एज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। इसकी वजह से जो डिप्रेशन की जो कंडीशन होती है वो करेक्ट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम, डिप्रेशन इज दैट फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो ओइंग टू द लो लेवल ऑफ एडी। ये लो लेवल ऑफ एडी और एडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर्स की जब स्टडी करेंगे तो वहां पे हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हियर वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट रियली रिक्वायर्ड टू रन द इकोनॉमी। थोड़ी मात्रा में डेफिसिट बजट होना बुरा नहीं है। ओके, इसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक पहुंचा जा सकता है, डायरेक्ट बाय द वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और उसी के साथ साथ अगर कंजम्पशन भी बढ़ता है तो इस कंडीशन से बाहर निकला जा सकता है। तो डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। कभी भी इन्फ्लेशन के पीरियड में किसकी जरूरत नहीं होती है? डेफिसिट बजट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे ADAS के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस वन बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद दिस इन अदर चैप्टर्स। सो वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज सरप्लस बजट। वेरी इजी। यहाँ पे ठीक डेफिसिट बजट के उल्टा जो कंडीशन रहेगा वो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स रहेंगी वो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा रहेंगी। इस कंडीशन में रिसीट ज्यादा है, खर्चे कम है। So it desired when the economy is battling inflation due to excess AD. यहाँ पे भी हम AD और AS का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम छोड़ रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं दैट सरप्लस बजट इज जहाँ पे रिसीट्स ज्यादा रहेंगी और एक्सपेंडिचर कम रहेंगे। तो इसकी वजह से भी कुछ मेरिट्स होते हैं और डिमेरिट्स होते हैं। इसको जब हम एक बार दोबारा दूसरे यूनिट्स को कवर करेंगे AD AS सप्लाई वाले, तब हम इसको दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे। So here we are completing the 10th chapter and one unit of government budget. जो कुछ points रह गए और कुछ numericals रहे हैं, छूट गए हैं, that we are going to complete in the school. I hope you understand the topic. Thank you. Here I am completing the chapter.